नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की, एक ऐसी दास्तां जिसे सुनते सुनते शायद आंखें नम हो जाएं और दिल में ना एक कसक सी हमेशा के लिए रह जाए। हाँ, ये कहानी है होरी महतो की। मुंशी प्रेमचंद के अमर उपन्यास गोदान की आत्मा, उसका दिल। तो चलिए साथ मिलकर इस दुनिया में कदम रखते हैं। तो सोचिए, उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव है और यहीं रहता है होरी महतो, एक बहुत ही गरीब किसान जिसकी कमर तो हालातों ने झुका दी है, लेकिन उस झुकी हुई कमर के नीचे भी ना एक सीधा सा मगर बहुत बड़ा सपना पल रहा है। और जानते हैं सपना क्या है? एक गाय का। लेकिन देखिए, होरी के लिए ना गाय सिर्फ एक जानवर नहीं है, वो एक सामाजिक सम्मान है, इज्जत है, और सबसे बढ़कर ये एक उम्मीद है कि जब वो इस दुनिया से जाएगा तो गोदान करके उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। और फिर वो सपना सच होता है। भारी ब्याज पर 80 रुपए का कर्ज लेकर होरी आखिरकार घर में एक गाय ले ही आता है। और बस एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए सही, उसके आंगन में मानो त्योहार सा मन जाता है। पत्नी धनिया की आंखों में एक अलग ही चमक है, बच्चों की खिलखिलाहट गूंज रही है। पर ये खुशी ना बहुत थोड़ी देर की मेहमान थी, जैसे कोई चांदनी रात जो सुबह होते ही गुम हो जाती है। होरी का वो बरसों का सपना बस एक ही रात में चकनाचूर हो गया। होरी का अपना सगा भाई हीरा जलन में आकर उस गाय को जहर दे देता है। सुबह होती है और होरी का वो सपना उसके आंगन में बेजान पड़ा है। होरी बस पत्थर की तरह खड़ा रह जाता है। सपना, उम्मीद, सब कुछ खत्म। और त्रासदी देखिए, अन्याय की हद देखिए। जिसके साथ ये सब हुआ, सजा भी उसी को मिली। गांव की पंचायत ने उल्टा होरी पर ही जुर्माना लगा दिया। और होरी, समाज के नियमों में जकड़ा हुआ, वो चुपचाप इस जुल्म को भी सिर झुकाकर सह लेता है। कर्ज और गहरा हो जाता है। लेकिन घर में एक आवाज है जो झुकने को तैयार नहीं। होरी की पत्नी धनिया, उसकी आवाज में आग है। वो पंचायत से भिड़ जाती है। वो सवाल करती है, क्यों हर बार हमें क्यों जुर्माना भरे? भले ही उसकी इस लड़ाई से उस वक्त कुछ बदलता नहीं। और यहीं से कहानी में अगली पीढ़ी की एंट्री होती है, होरी का बेटा गोबर। और वो अपने पिता की तरह चुपचाप सब कुछ सहने को बिल्कुल तैयार नहीं है। गोबर प्यार तो करता है झुनिया से, एक ऐसी लड़की जिसे समाज नीची जाति का मानता है। लेकिन जब जिम्मेदारी निभाने का वक्त आता है ना, जब झुनिया गर्भवती हो जाती है, तो गोबर गांव के सामाजिक दबाव से डरकर अकेले ही शहर भाग जाता है। कमाल देखिए, जिस व्यवस्था से वो खुद भाग रहा था, अपनी प्रेमिका झुनिया को उसी के भरोसे बेसहारा छोड़कर। ऐसे में कौन आगे आता है? एक बार फिर धनिया। वो अपनी इंसानियत का, अपने साहस का परिचय देती है। वो पूरे गांव से लड़ जाती है और उस बेसहारा झुनिया को अपने घर में पनाह देती है, अपनी बहू बनाकर। और गोबर, वो जो शहर भागा था, उसका क्या हुआ? वो एक फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा है। चारों तरफ मशीनों का कान फाड़ देने वाला शोर, हवा में पसीने की गंध और रोज रोज का अपमान। यही अब उसकी नई जिंदगी है। और यहीं इसी माहौल में उसे एक कड़वी सच्चाई समझ आती है कि शोषण, एक्सप्लॉयटेशन, ये सिर्फ गांव की कहानी नहीं है, ये शहर की भी उतनी ही बड़ी हकीकत है। बस चेहरे बदल जाते हैं, जगह बदल जाती है, पर शोषण का तरीका वो नहीं बदलता। गोबर के इसी एहसास के साथ कहानी का कैनवस बड़ा होता है। अब हम शहर के उस दूसरे चेहरे को देखते हैं, जहां पैसा है, चमक धमक है, लेकिन लोग एक अलग ही तरह के दुख, एक अजीब से खालीपन से जूझ रहे हैं। और यहीं पर ना उपन्यास का सबसे गहरा पॉइंट सामने आता है। प्रेमचंद दो दुनियाओं को आमने सामने खड़ा कर देते हैं। एक तरफ है गांव, जहां पेट की भूख है, और दूसरी तरफ है शहर, जहां आत्मा का खालीपन है। चलिए शहर के इन किरदारों से मिलते हैं। एक है डॉक्टर मालती, मॉडर्न है, पढ़ी लिखी हैं, पर अपने रिश्तों में बुरी तरह उलझी हुई हैं। फिर है प्रोफेसर मेहता, जो बड़ी बड़ी आदर्शवादी बातें करते हैं, लेकिन असल जिंदगी में एकदम अकेले हैं। एक है उद्योगपति मिस्टर खन्ना, जिनके पास पैसा तो बहुत है, पर मन का सुकून वो जरा भी नहीं। और है उनकी पत्नी गोविंदी, जो बस अनदेखी और उपेक्षा की जिंदगी जी रही हैं। ये सब के सब अपनी अपनी दुनिया में बिल्कुल अधूरे हैं। और इन सब के बीच कहानी वापस लौटती है होरी के पास।
वो होरी जो अब बूढ़ा हो चला है। सालों की मेहनत, कर्ज का बोझ, इन सब ने उसे अंदर तक तोड़ दिया है। अब जिंदगी के बिल्कुल आखिरी मोड़ पर होरी का शरीर पूरी तरह जवाब दे चुका है। सांसें भारी हो चली हैं, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में ना अब भी एक इच्छा टिमटिमा रही है, वही एक सपना। और अपने आखिरी पलों में उसकी टूटती हुई सांसों के साथ बस एक ही शब्द बाहर आता है, गोदान। वही एक इच्छा जो उसकी पूरी जिंदगी का, उसकी पूरी हस्ती का केंद्र थी। पर घर में न तो गाय थी और ना ही पैसे। तब धनिया अपने पास से उस परिवार की आखिरी जमा पूंजी निकालती है। जानते हैं कितनी? बस ₹1.25। और वो उन पैसों को पंडित के हाथ में रखते हुए कहती है, महाराज, यही हमारा गोदान है। ये उस पूरी व्यवस्था के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा था, और अपने पति के लिए सबसे गहरा प्यार। और बस इसी एक पल में उपन्यास का जो शीर्षक है ना, गोदान, वो अपने सबसे गहरे मतलब को सामने लाता है और हमारे सामने एक सवाल छोड़ जाता है कि असली भेंट, असली दान आखिर था क्या? वो ₹1.25 वो सिर्फ कुछ सिक्के नहीं थे। नहीं, उसमें होरी की पूरी जिंदगी की मेहनत थी, उसका त्याग था, एक किसान का वो सारा का सारा अनकहा दर्द समाया हुआ था। तो फिर सोचिए, असली गोदान क्या था? एक गाय का दान जो तो कभी हो ही नहीं पाया, या फिर उस एक इंसान की पूरी जिंदगी का दान जिसे एक बेरहम सिस्टम की वेदी पर चुपचाप कुर्बान कर दिया गया? शायद इसी सवाल में इस कहानी की सबसे बड़ी और सबसे दर्दनाक सच्चाई छिपी है।